एक दिन अचानक से ही मुझे अजीब से नंबर दिखने लगे। वो नंबर लोगों के सर के ऊपर दिख रहे थे और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था वो नंबर किस चीज के हैं। मुझे बस ऐसे ही नंबर दिख रहे थे। शुरुआत में लगा मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ, ये नंबर रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया वो नंबर और भी ज्यादा दिखने लगे। ये नंबर लोगों का लाइफ स्पैन नहीं हो सकता है क्योंकि ये काफी ज्यादा है। हम देखते हैं एक बूढ़ा होता है जिसके ऊपर वो नंबर काफी ज्यादा होता है और एक यंग आदमी के ऊपर जो नंबर होता है वो कम दिख रहा होता है। और ना ही ये नंबर किसी के फाइटिंग एबिलिटी को दिखाते हैं। तो आखिरकार ये होंगे क्या? ये नंबर आखिर में है क्या मैं ये सब कभी पता लगा नहीं पाऊंगा? क्यों ये जितनी भी अजीबोगरीब पावर होती है वो इंस्ट्रक्शन के बिना क्यों होती है? ये मुझे पागल किए जा रही है। हम देखते हैं जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक भीड़ में होता है और बहुत सारे लोगों के ऊपर ये नंबर दिख रहे होते हैं। वह बताता है मैं धीरे धीरे करके उन नंबर को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि मेरा जो लाइफ था वो पहले से ही नर्क से बदतर था। हम देखते हैं जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो काफी दुख में लग रहा होता है। उसकी मदर कहती है मैं माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रोटैगनिस्ट कहता है मॉम क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो देख पाता है उसका जो बड़ा भाई है वो वहाँ से जा रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है बिग ब्रदर आप कर क्या रहे हैं? उसकी मॉम अपने घुटनों पे होती है। वो रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मैं एक वर्थलेस मदर हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। जो उयोन होता है यानी कि हमारे एमसी का भाई, वो कहता है मुझे नफरत है कि मैं इस परिवार में जन्म लिया हूँ, कभी भी मेरे रास्ते के बीच में मत आना। और यह कहके वो जो भाई होता है वो वहाँ से चला जाता है। एमसी कहता है उयोन, लेकिन उसका भाई नहीं रुकता है। उसके बाद जो एमसी होता है वो अपने मदर को संभालता है। वो बताता है मेरी जो लाइफ थी वो पहले से ही नर्क थी, इस कारण मैं ये फालतू के नंबर को भूल गया था। मेरे पास जो भी काम आता था मैं वो काम कर लेता था। अपने मदर के लिए मैं दिन रात काम करता गया, मेरे पास समय नहीं बचता था। हम देखते हैं जो एमसी होता है वो अभी ट्रेनिंग कैंप में होता है। उसके बगल में जो सोल्जर होता है वो कहता है सोल्जर लाइट ऑफ कर दो। एमसी कहता है ठीक है सर। और हम देखते हैं उस समय जो एमसी होता है वो पढ़ रहा होता है। वो बताता है मुझे विश्वास था कि मैं ऐसे ही पढ़ता रहूंगा तो मेरी जो लाइफ है वो एक दिन इम्प्रूव हो जाएगी। पढ़ाई से ही मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। और आखिर में इस सब का फायदा मुझे दिखने लगा। मुझे एक जॉब मिल गई थी जनरल अफेयर डिपार्टमेंट में, जो कि बहुत अच्छी कंपनी थी और मैं मन लगा के काम करने लगा। ऐसा लग रहा था सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर से मुझे पता था कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरा इंतजार कर रही है। एमसी के पास एक लड़की आती है और कहती है हे जायोन, क्या तुम रात भर काम करने वाले हो? जायोन कहता है एक्चुअली मैंने काम को खत्म कर लिया है। वो लड़की पूछती है तो फिर क्यों ना हम लोग ड्रिंक पे चलते हैं, तुम्हें बियर पसंद है ना? जायोन जवाब देता है नहीं इसके लिए शुक्रिया, मैं अभी एसेट बुक को मैनेज कर रहा हूँ। वो लड़की कहती है एसेट बुक, और वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में जो दूसरा स्टाफ होता है वो चाय पीते हुए कहता है मैंने कहा ना इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ये बहुत ज्यादा ही गरीब बच्चा है और इतना सारा काम करने के बाद भी इसे कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला है, तो इतना काम करने का क्या ही फायदा है? वो आदमी कहता है लेकिन तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो क्योंकि मुझे बियर पसंद है। वो लड़की कहती है तुमसे किसने पूछा, यहीं पे खड़े रहो चुपचाप। फिर हम लोग जाहियोन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है हाँ ये क्या है, क्या मैंने मैथ में कुछ गलती कर दी है? हम लोग इतना बड़ा टैक्स का अमाउंट कैसे मिस कर सकते हैं? और हम देखते हैं वो जो टैक्स का अमाउंट होता है वो काफी बड़ा होता है, वो लगभग 11 करोड़ का होता है। वो सोच रहा होता है रुको मैं इस नंबर को पहचानता हूँ, मैंने कहीं ना कहीं इस नंबर को देखा है। अपने लैपटॉप को लेकर जो जाहियोन होता है वो बॉस के पास जाता है। वो कहता है बॉस हम लोग बॉस को देखते हैं जो कि बर्गर खा रहा होता है। वो कहता है हाँ तुम अभी भी यहाँ पे हो? जाहियोन कहता है मैं बस बुक्स को देख रहा था और ऐसा लगता है हम लोग ने टैक्स पेमेंट में कुछ गलतियां कर दी है, जो टैक्स पेमेंट हम लोग ने पिछले साल किया था। बॉस कहता है ओ उसे इग्नोर कर दो, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जाहियोन कहता है सर लेकिन ये टैक्स की चोरी है, ये इलीगल है। बॉस गुस्सा हो जाता है और कहता है जाहियोन सिन मैंने कहा ना उस काम को छोड़ दो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा ये सब कुछ ठीक है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जाहियोन बताता है और उस समय एक ही नाम मेरे दिमाग में आया, वो था सीनियर वीपी हियो जोंग जियोन। हम देखते हैं वो आदमी काफी ज्यादा खुश होता है और वही सेम नंबर उसके सर के ऊपर था। जाहियोन सोच रहा होता है वो जो नंबर सीनियर वीपी के ऊपर लिखा हुआ है वो है 100 मिलियन और सेम अमाउंट का जो टैक्स है वो भरा नहीं गया है। वो आदमी दूसरों से अच्छे से बात करता है, जितने भी वर्कर्स है यहाँ पे उन सबकी उनसे अच्छे से बनती है, लेकिन वो इतने पैसे खा रहा है। तो वो कहता है नहीं रुको क्या वो नंबर वही है जो मैं सोच रहा हूँ? वो बॉस से कहता है सर अगर किसी को भी ये पता चला तो ये बुरा हो सकता है। बॉस बर्गर खाते हुए कहते हैं जाहियोन इधर देखो, तुम्हें थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, समझ रहे हो? तुम काफी ज्यादा भोले हो, बाद में जाके तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें सीखना चाहिए कि कैसे थोड़ा सा टेढ़ा होना है, तभी तुम इस दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे। तुमने मुझे सुना? जाहियोन कहता है सर, लेकिन वह वहीं पे शांत हो जाता है। वह सोच रहा होता है उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हो गया था मैं एक ऐसे रास्ते पे खड़ा हूँ जहाँ
से 2 रोड जाती है। मगर मैं अपने मुंह को बंद कर लूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी आंखों पे एक काली पट्टी बांध लूंगा और अपने काम को करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन वैसा जीवन बहुत ज्यादा ही खराब होगा, एक कचरे की तरह। यह कहते हुए वह एक नंबर पे कॉल मिलाता है, जो नंबर होता है नेशनल टैक्स सर्विस का। वो कहता है मैं वैसा कचरा बन जाऊंगा जो कि अपने मोरल्स को बेच चुका होगा सिर्फ खाने के लिए। फिर वो कहता है हेलो, फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो सीनियर वीपी है उन्हें पकड़ लिया गया है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं, ये क्या हुआ, सीनियर वीपी जियोन नहीं है? दूसरा आदमी कहता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी टैक्स चोरी के मामले में। मैंने सुना था उन्होंने बहुत पैसे खाए हैं। दूसरा कहता है क्या सही में? वो ऐसे इंसान लग ही नहीं रहे हैं। जाहियोन बताता है जो जियोन है उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया था जैसे ही मैंने कॉल किया था, और जो नंबर उसके सर के ऊपर लिखा था वो गायब हो गया। तो क्या सही में ये जो नंबर है वो इंडिकेट करते हैं टैक्स चोरी को? जितने भी सारे लोगों को मैंने आज तक देखा है उन्होंने काफी सारे टैक्स चोरी किया है। किस तरह की वियर्ड पावर मुझे मिल चुकी है। तभी हम लोग सीनियर वीपी को देखते हैं जो कि पीछे मुड़ते हैं और स्माइल करते हैं। वो स्माइल करते हुए जाहियोन की ओर देखते हैं। जाहियोन अपने सीनियर को देखता है, सोच रहा होता है हाँ ये हुआ क्या? तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो जाहियोन है उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। बॉस कहते हैं जाहियोन मुझे माफ कर देना, लेकिन ये ऑर्डर ऊपर से आया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जल्दी से अपने डेस्क को खाली करो और अगले सप्ताह से पहले यहाँ से निकल जाना। मुझे ये करने में काफी ज्यादा दुख लग रहा है, लेकिन मैंने ये बात तुमसे पहले भी कही थी। और उसके बाद जो जाहियोन होता है वो उस कंपनी को छोड़ देता है और बहुत सारे इंटरव्यू देता है। हम एक इंटरव्यू का बात सुनते हैं जहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुम ही थे ना जिसने सीनियर वीपी को गिरफ्तार करा लिया है। हम लोग तुम्हारे जैसे लोग पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तुम्हें तो टीम वर्क का मतलब ही नहीं पता है। दूसरा आदमी कहता है जाहियोन सिन, तुमने कॉल किया था टैक्स पुलिस को, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम हमारे कंपनी के लिए फिट नहीं हो। एक और आदमी कहता है तुम्हें पता नहीं है ये जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा टाइट चल रही है। दूसरा कहता है तुम उसी तरह के चूहे हो जो कि बुक को खा जाता है, तुम्हें सीखना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज कैसे करना है। और उसे हर इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। सभी लोग उसे कहते हैं गद्दार। किसी आदमी को जुर्म के लिए पकड़ाने का मुझे यही प्राइज मिला है, ये काफी भारी है, लेकिन मुझे इतना भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मैं दूसरे इंडस्ट्री में एक जॉब को ढूंढ लूंगा, लेकिन अब मुझे पता है ये जो नंबर्स है उसके मायने क्या है। मेरे पास एक और चीज है जिसपे मैं गुस्सा हो सकता हूँ। ये जो दुनिया है वो बदमाशों से भरी हुई है। गवर्नमेंट के पास फंड की कमी पड़ रही है और यहाँ पे इतने सारे बदमाश है जिन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा है। मेरा जो रास्ता है वो एकदम साफ है। मैं एक सिविल सर्वेंट बनूंगा और जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इन सभी के ऊपर वो सब साफ कर दूंगा और उन्हें बदल दूंगा जीरो में। हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो अपने स्वॉर्ड को चलाता है जिससे जितने भी टैक्स होते हैं वो कट जाते हैं। वो कहता है तुम गंदे कमीने, मैं एक भी कॉइन नहीं छोड़ूंगा जो कि तुमने बचा के रखा है। यह फैक्ट कंपटीशन को और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। इस दुनिया में काफी कम चीजें हैं जो कि फेयर है। कानून, ग्रेविटी और टैक्सेस। एक दिन मुझे एक सुपर पावर मिली। वो पावर के कारण मैं देख सकता था जिन लोगों ने भी टैक्स चोरी किया है, पीपल के पास काफी सारे पैसे हैं पीने के लिए और अच्छे अच्छे गाड़ियां खरीदने के लिए, लेकिन उनके पास कभी भी पैसा नहीं होता है टैक्स देने के लिए। मैं जो पेचेक है वो अभी भी सेम है, लेकिन टैक्स का रेट बढ़ता जा रहा है। तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि तुम लोग कानून के ऊपर हो। मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि यह पावर मुझे कैसे मिली है, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है। मैं इसे अब अपना पर्सनल मिशन बना लूंगा कि तुम सबको मैं जेल में डाल दूं। हम देखते हैं हमारा जो एमसी होता है वो अपना एग्जाम दे रहा होता है। एग्जाम देते वक्त वो अपने टाइम की ओर देखता है। जो टाइम होता है वो पास हो रहा होता है। हमें बताया जाता है कि यह एक सिविल सर्वेंट का एग्जाम है जो कि है टैक्स इंस्पेक्शन का। ये राउंड 1 रिटन एग्जाम है ग्रेड 7 के लिए। जाहियोन सोचता है इसमें से किसी भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है ये जो एग्जाम है वो काफी बढ़िया जाने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद जो टीचर होते हैं वो कहते हैं अपने हाथ को डेस्क के नीचे रख लो, जो भी आदमी अपने पेन को चलाएगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वह अगले 4 साल तक एग्जाम नहीं दे पाएगा। उसके बाद जो एग्जाम होता है वो खत्म हो जाता है। जो जाहियोन होता है वो अपने एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है। वो अपने फोन को निकालता है और सोचता है चलो मुझे अपने आंसर को कंपेयर कर लेना चाहिए, क्या वो सब सही है। जैसे ही वो अपने फोन को खोलता है वो देख पाता है उसके फोन पे 16 मिस कॉल आ चुके हैं। वो सोच रहा होता है इतनी बार कौन मुझे कॉल करेगा। तभी वो अपने मैसेज को खोलता है जिसपे लिखा होता है हम लोग सियोल सेंट्रल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम से कांटेक्ट कर रहे हैं, तुम हमारा कॉल नहीं उठा रहे थे, इस कारण हम तुम्हारे लिए एक टेक्स्ट मैसेज को छोड़ रहे हैं। मेंगली है वो भी इमरजेंसी रूम में है, हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ चेक करने के लिए। जयन इस मैसेज को पढ़ता है और सोचता है सही में नहीं हो सकता है ना मॉम, वो भी इमरजेंसी रूम में। इस मैसेज को देखकर जयन तेजी से भागता है। तभी हम लोग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है तुम्हारा टोटल हुआ 6,50,700 रुपया, कितने इंस्टॉलमेंट में तुम इसे पे करोगे। जयन कहता है 6 महीने प्लीज। वो बिल को देख रहा होता है और सोचता है इतने
सारे पैसे मैं इसे पे नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वह अपने मॉम के पास जाता है। उसकी जो मॉम होती है वो कहती है कितना का बिल है। जाहियोन कहता है मैं बिल को पे कर दूंगा, ये इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है, चलिए हमें चलना चाहिए। उसकी मॉम पूछती है ठीक है, लेकिन मुझे बताओ वो कितने का बिल है। जाहियोन कहता है मैंने कहा ना ये कम है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस कुछ लाख है, अब हमें चलना चाहिए। तभी वे सब अपने घर पे आ जाते हैं। उसकी जो मॉम होती है वो अपने लॉकर में कुछ रख रही होती है और कहती है तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। जाहियोन कहता है इतना भी बुरा नहीं किया, काफी अच्छा था। उसकी मॉम कहती है बुरा नहीं किया, तुम पास हो जाओगे ना। जाहियोन कहता है पास, हाँ मुझे लगता है मैंने प्रॉब्लम का आंसर ऑनलाइन चेक किया है, ऐसा लगता है मैं काफी बढ़िया स्कोर करने वाला हूँ, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उसकी मॉम कहती है ये तो बहुत बढ़िया बात है मेरे प्यारे बेटे। जाहियोन कहता है लेकिन अभी भी इंटरव्यू स्टेज बाकी है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। फिर वह एक और लेटर को देखता है। वो जैसे उस लेटर को पढ़ रहा होता है वो कहता है ये सब कहाँ से है। हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हम देखते हैं उस लेटर में लिखा होता है नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज रीजन 6 है, तुमने अपना इंश्योरेंस पेमेंट को टाइम से नहीं भरा है, इस कारण तुम्हारे कुछ सर्विसेज को टर्मिनेट किया जा रहा है, जितना भी हॉस्पिटल का बिल होगा वो तुम खुद ही पे करोगे, हमारी जो कंपनी है वो थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, साथ ही जितने भी दवाई का बिल होगा वो भी तुम्हें ही पे करना होगा। जाहियोन उस लेटर को देख के सोच रहा होता है क्या हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसे टर्मिनेट कर दिया गया है, हम लोग अपने टैक्स को भी नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन मॉम को मेडिसिन की जरूरत है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता है इंटरव्यू सिर्फ स्पीड के बारे में होती है, अगर तुम्हारा जो स्पीड है वो अच्छा होगा तो तुम इंटरव्यू को पास कर जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ जो जाहियोन होता है वो सोच रहा होता है मुझे कम से कम इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना होगा अपने मॉम के लिए, मैं इसे हॉस्पिटल बिल के भी ऊपर रखूंगा और उससे पहले इसे पे करूंगा। तो उसकी जो मॉम होती है वो पीछे मुड़ती है और पूछती है तुम वो क्या देख रहे हो। जाहियोन उस लेटर को पीछे छिपाता है और कहता है कुछ भी नहीं है, ये बस बिल है, मैं इसे पे कर दूंगा, आपको चिंता नहीं करना चाहिए, आप जाके आराम कीजिए। मॉम पूछती है एक बिल, चलो मुझे देखने दो। जाहियोन कहता है मैंने कहा ना ये कुछ भी नहीं है, ये बस गैस का बिल है। उसकी मॉम जाहियोन के पास आती है और कहती है क्या तुम एक गैस के बिल को मुझसे क्यों छुपा रहे हो, चलो मुझे दो। जाहियोन कहता है कम ऑन मॉम, कुछ चिंता नहीं करना चाहिए, एक नॉर्मल बिल है। लेकिन उसकी जो मॉम होती है वो उस बिल को ले लेती है। जाहियोन अभी भी कहे जा रहा होता है मैंने कहा ना इसमें कुछ भी नहीं है। उसकी मॉम वो लेटर को पढ़ रही होती है और कहती है बस रुक जाओ मुझे देखने दो। उस लेटर को पढ़ने के बाद वो कहती है मैं इसे पे कर दूंगी, तुम इसके बारे में भूल जाओ। जाहियोन कहता है आप ये क्या कह रहे हैं मॉम, आप इतने सारे पैसे कैसे लाने वाले हैं, आप मुश्किल से ही अपने दवाइयों के लिए पैसे इकट्ठा कर पा रहे हैं, अब आप ये मत कहिएगा कि आप एक और काम करने के बारे में सोच रहे हैं। उसकी मॉम कहती है मैंने कहा ना मैं इस बिल को पे कर दूंगी, मुझे अपने बात को रिपीट नहीं करना है। जाहियोन कहता है मॉम मुझे बस एक और जॉब करना है, उसके बाद ये जो बिल है वो मैं पे कर दूंगा, वो इतना ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। उसकी मॉम कहती है जाहियोन सिन क्या तुम अपने दिमाग को खो बैठे हो। जाहियोन अभी भी कहे जा रहा होता है आप उसे क्या करवाना चाहती है, मैं इस बिल को पे कर दूंगा, आपको इतना ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो भी इस एज में। उसकी मदद करती है तुम सिविल सर्वेंट एग्जाम में इतने आगे तक आ चुके हो, तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने मदद के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाहियोन कहता है मैं कैसे आपके बारे में चिंता नहीं कर सकता हूँ। जाहियोन की मदद करती है जाहियोन मैं यह अब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हारे फादर के बाद और तुम्हारे बड़े भाई के बाद मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती हूँ, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें अपने काम में कभी भी नहीं खींचूंगी। जाहियोन इस बात को सुनकर रोने लगता है। उसकी मदर आगे कहती है मैं अभी भी काफी हेल्दी हूँ एक घोड़े की तरह, तो इस बिल के बारे में तुम भूल जाओ और तुम्हें अपने इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। तुम सुन रहे हो। जाहियोन का जो बॉडी होता है वो कांप रहा होता है, वो सोचता है पैसे, ये सब कुछ पैसे के कारण हो रहा है, मैंने मॉम से कह दिया कि मैं इंटरव्यू की तैयारियां करूंगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस बात को भूल जाऊं। उसे भूलने के बजाय मैंने एक कॉल मिलाया, मुझे लगा था मैं इस नंबर पे कभी भी कॉल नहीं करूंगा, और हम देखते हैं वो जो नंबर होता है वो उसके बड़े भाई का नंबर होता है उयोन सिन। वह बताता है मैं उस समय पे काफी डेस्परेट हो गया था, इतना ज्यादा कि मैं अपने कमीने भाई को कॉल मिलाने के लिए तैयार हो गया था जिसने हमारे फैमिली को छोड़ दिया है। उयोन जो कि उसका बड़ा भाई होता है वो कॉल उठाता है और कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे कभी भी कॉल नहीं करोगे। जाहियोन कहता है उयोन मॉम सही में बीमार है। उसका बड़ा भाई कहता है मैं अभी मीटिंग के बीच में हूँ, ठीक है बाय। जाहियोन कहता है रुको ये सही में काफी ज्यादा सीरियस है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। उसका जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कब वो औरत बीमार नहीं होती है, क्या हुआ अब मरने के कगार में आ गई है, अगर आ गई है तो मुझे फ्यूनरल की डिटेल भेजो, वो भी मैसेज करके बाय। जाहियोन इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गालियां देने लगता है। उयोन कहता है तुम अब इतनी ज्यादा गालियां क्यों दे रहे हो, वो अभी तक मरी नहीं है। जाहियोन कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें कैसा महसूस होता है, तुम कुछ भी मॉम के लिए नहीं करने वाले हो है ना। जो एमसी का बड़ा भाई होता है वो कहता है वाह मॉम का सबसे प्यारा बेटा ऐसे बोल रहा है तो तुम खुद ही उनका देखभाल क्यों नहीं कर लेते हो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमसी कहता है नहीं मॉम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे। उसका बड़ा भाई कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, ओ अब मुझे समझ में आ गया है, तुम मुझसे भीख मांग रहे हो है ना। एमसी कहता है क्या। एमसी का जो बड़ा भाई होता है वो कहता है तुम कितने बेशरम हो, तुम जानते हो तुम मॉम का यूज कर रहे हो एक बहाने की तरह जिससे तुम मुझसे पैसे निकाल सको, मैं सही कह रहा हूँ ना। एमसी कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, सांस लो। लेकिन उसका बड़ा भाई अभी भी नहीं रुकता है, वो कहता है तुम मुझे जिस नाम से पुकारना चाहते हो उस नाम से पुकार लो, लेकिन अब हम लोग परिवार नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास तुम
तुम दोनों को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अगर मैं तुम्हारी एक बार मदद कर देता हूँ तो तुम लोग बार बार मुझे खींचते रहोगे, तो दोबारा से कभी भी कॉल मत करना, समझ गए? और यह कहकर जो उसका बड़ा भाई होता है वो कॉल को काट देता है। जैकियोन अभी भी कह रहा होता है, कॉल को मत काटो, कॉल को मत काटो तुम। तभी जैकियोन को रियलाइज होता है जो फोन है वो कट चुका है। जैकियोन ऐसे ही शहर में घूम रहा होता है। घूमते घूमते शाम हो जाती है। हम देखते हैं पार्क में बहुत से लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जैकियोन बताता है, तब से मैंने कसम खा लिया कि मैं अपनी ड्यूटी में ट्रांसपेरेंसी रखूंगा। ट्रांसपेरेंसी इसका मतलब है गवर्नमेंट में ट्रस्ट बना के रखना, और डाइवर्सिटी इंश्योर करती है कि सभी की आवाज सुनी जा रही है। तुम जानना चाहते हो कि मैं इतने सारी परेशानियों से कैसे बाहर निकला हूँ? वेल, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे जॉब कैसे मिली, क्योंकि जो मेरी मदर है वो अभी भी बीमार है और फाइनल स्टेप पे आके मैंने अपने ड्रीम जॉब को खो दिया है। या तुम पूछना चाहते हो कि तुम अपने मदर के मेडिसिन के लिए भी पे नहीं कर पाए? किस तरह की परेशानियों के बारे में तुम पूछ रहे थे? ये काफी आसान है। जो जवाब है वो है मर जाना। तुम कमीने। वो पुल के एकदम पास आ गया होता है। वो अपने बैग को फेंकता है और चश्मे को। वो बोलता है, मैं तो बस वैसे जीवन जीना चाहता था जैसे कि सभी लोग रहते हैं। जब सभी लोग आराम कर रहे थे, मजे कर रहे थे, तो मैं पढ़ाई कर रहा था। जब वे सब अपने समय को बर्बाद कर रहे थे, तब मैं काम कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो एक बार भिखारी होता है वो हमेशा ही भिखारी ही रहता है। फालतू का गया सिविल सर्वेंट का एग्जाम, ये सब बकवास है। वो यह कहते हुए बैरिकेड को पार कर रहा होता है। वो कहता है, गरीब से रईस बनने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। वो बैरिकेड को पार कर दिया होता है और एकदम किनारे पे होता है। उसने दोनों हाथ से सपोर्ट बनाया होता है जिससे वो गिर न जाए। उसके दिल में अभी भी डर बैठा होता है। हम देख पाते हैं उसके आंख में से आंसू आ रहे होते हैं और उसकी जो बॉडी है वो कांप रही होती है। डर के मारे वो दीवार से पीछे हट जाता है। वो अपने आप को कोस रहा होता है। वो कहता है, डरपोक, कमजोर डरपोक, मैं सबसे बड़ा डरपोक हूँ। मेरे पास इतना भी ताकत नहीं है कि मैं मर जाऊँ। मैंने सोचा था कि मैंने काफी मेहनत की है कि सभी चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन ये सब बस एक जोक है। वो अपने सिविल सर्वेंट के एग्जाम के पेपर को फेंक रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या कोई सही में सिविल सर्वेंट बनने का सोच रहा है, वो भी अपनी किताबों को हान रिवर में फेंककर? जहयोन इस बात को सुनता है और पीछे की ओर देखता है। वो देख पाता है किसी ने उसके हाथ को पकड़ा होता है। दूसरा आदमी कहता है, इस किताब को देख के लग रहा है तुम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रिटन पोर्शन पास करने के बाद तुम गिव अप क्यों कर रहे हो? चलो मैं तुम्हारी स्टोरी को सुनता हूँ। और हम इस समय देख पाते हैं उस बंदे के चेहरे को जो कि एमसी से ये बातें कह रहा होता है। एमसी कहता है, तुम्हें इससे क्या है, मुझे अकेला छोड़ दो। वो जो बंदा होता है वो कहता है, हे शांत हो जाओ, तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम मेरी क्यूरियोसिटी को खत्म कर देते हो। जेह्योन कहता है, क्या? वो आदमी पूछता है, तुम्हारे इस बुक को देख के ऐसा लगता है तुम टैक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, क्या अब तुम गिव अप करने वाले हो? एमसी कहता है, नहीं अभी नहीं। वो उस बंदे के हाथों से किताब ले रहा होता है। वो बंदा कहता है, ओ तो ऐसा लग रहा है तुम अपने गुस्सा को उतार रहे थे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तभी जो एमसी होता है वो सोचता है, यह आदमी है कौन? ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग आज से पहले कभी मिले भी हुए हैं। यह अचानक ही मुझसे मिल गया, जिसने एक लग्जरी सूट पहना हुआ है और एक लग्जरी वॉच भी। वो जो आदमी होता है वो कहता है, क्यों ना तुम मुझे सब कुछ बताओ कि तुम इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो। एमसी अपने पावर का यूज करता है। एमसी सोच रहा होता है, ये जो बंदा है उसने बहुत सारे टैक्सेस बचाए होंगे, नहीं तो ऐसे रईस आदमी को मुझसे क्या चाहिए होगा। तभी वह उस बंदे को देखता है। वो देख पाता है उस बंदे के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। वो चौंकता है और सोच रहा होता है, क्या इसने एक भी टैक्स फ्रॉड नहीं किया है सही में? वो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, अरे तुम बात नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तभी एमसी कहता है, रुको, मैं सब कुछ कर रहा था जो मैं कर सकता था। मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि ये सब फेयर है ही नहीं और मुझे एक श्राप दिया गया हो। वो आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें अन्याय क्या है? एमसी बताता है, सब कुछ, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैं कभी भी कुछ ज्यादा नहीं मांगता था, मुझे बस चाहिए था एक एवरेज लाइफ जो कि सभी लोग जीते हैं। इस कारण मैंने अपना 20वां जन्मदिन काम करते करते बिताया। मैं इस नर्क से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये कहते हुए एमसी की आंखों में आंसू होते हैं। उसकी जो बॉडी होती है वो कांप रही होती है। वो बताता है, मैं बस ऐसा लाइफ चाहता था जैसा दूसरे लोग जीते हैं, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मुझे भी एकदम अच्छे से रिवॉर्ड चाहिए था जितना मैं काम करता हूँ। तभी वो जो आदमी होता है वो कहता है, तुम्हें कैसे लगता है कि ये जो दुनिया है वो अनफेयर है? अगर मैं कहूँ तो मैं कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो गया हूँ तुमसे। एमसी कहता है, हाँ मुझे पता है, ये सुनने में बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी। एमसी कहता है, चलो ठीक है, ये जो दुनिया है वो अन्याय से भरी हुई है, तो क्या मैंने जो काम किया था वो एक सीरियस क्राइम था? मैंने तो बस एक फ्रॉड को जेल में डलवाया था जिसने अपने टैक्स को फाइल नहीं किया था। मुझे बताओ, मेरा जवाब दो। वो आदमी कहता है, ओ तो तुमने एक आदमी को पकड़वाया था जिसने टैक्स फ्रॉड किया है, ये तो बढ़िया बात है। एमसी रोते हुए कहता है, मैं ऐसा नाटक नहीं करूंगा कि जैसे मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं तो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं
चाहिए। इस कारण मैंने अपने सीनियर वीपी को रिपोर्ट कर दिया टैक्स फ्रॉड के लिए, और उसके बाद मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। मैंने काफी सारे इंटरव्यू दिए लेकिन उसमें भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये सब मेरी ही गलती है। मैं इस भद्दे नसीब के साथ पैदा हुआ हूँ। क्या सही में किसी को विश्वास भी है ये जो कानून है वो न्याय देगी इस दुनिया में? एमसी बहुत ज्यादा ही भावुक हो गया होता है इस बात को कहते कहते। वो आदमी कहता है, ओ तो तुम सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे थे? एमसी जवाब देता है, हाँ ऐसा लगता है यही मेरे लिए इकलौता रास्ता बच चुका है। मुझे यही करना होगा। मेरे जैसे इंसान के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे अपने सर को उठाने के लिए और उन बदमाशों का सामना करने के लिए मुझे सिविल सर्वेंट का एग्जाम देना होगा। लेकिन तभी वो आदमी कहता है, जिस अन्याय के बारे में तुम बात कर रहे थे, अगर तुम उन सभी को पकड़ लोगे तो वो अन्याय खत्म हो जाएगा। तो मेरा एक आखिरी सवाल है तुमसे यंग मैन, मेरा जवाब देना। चलो मानते हैं कि तुम गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटी बन गए, तो फिर क्या? तो क्या तुम सभी इंसान को ढूंढोगे जिसने टैक्स फ्रॉड किया है, क्यों ना वो हायर अप्स हो? अगर तुम अपने आंखों पे पट्टी बांध लोगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। और मैं अगर अच्छे से याद कर रहा हूँ तो तुमने कहा था तुम्हें पिछले जॉब से फायर कर दिया गया क्योंकि तुमने एक एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट कर दिया था। क्या मैं सही हूँ? एमसी अभी गुस्से में होता है इस बात को याद करके। वो आदमी कहता है, क्या तुम ऐसा दोबारा करोगे अगर तुम्हें मौका मिलेगा? जे यून काफी गुस्से में कहता है, इसमें कुछ कहने की बात है? जो जस्टिस का ब्लेड है वो खराब हो चुका है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे सामने कौन होगा, मैं उन सभी को रिपोर्ट करूंगा बिना कुछ सोचे हुए। वो आदमी एक कार्ड निकालता है और सोच रहा होता है, जस्टिस का जो ब्लेड है वो खराब हो चुका है। कितना अच्छा विचार है इस यंग मैन का, इसने सही में मुझे खुश कर दिया। वो कहता है, तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है। एमसी उसकी बातों को सुनता है और कहता है, मुझे माफ कीजिएगा मैं समझा नहीं। वो आदमी सोच रहा होता है, क्या ये सही में वो काम को कर पाएगा जिसके बारे में ये बात कर रहा है? ये सोचते हुए वो डायरी में कुछ लिखा है और कहता है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम कहाँ पे होगे? क्या तुम इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे? चलो देखते हैं तुम जो कह रहे हो, क्या तुम अपने शब्दों पे खड़े हो पाओगे? वो अपने डायरी से पेज को फाड़ता है और कहता है, ये टैक्स अकाउंटेंट ऑफिस का है जिसे मैं जानता हूँ। वहाँ पे जाके तुम काफी सारे एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हो, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। यह कहते हुए वो जो पेपर होता है वो एमसी की ओर बढ़ाता है। एमसी उस पेपर को पकड़ता है और कहता है, क्या? वो आदमी बताता है, सबसे नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, जब भी फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी सिर्फ एक बार मदद करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। एमसी उस पेपर को पढ़ता है और कहता है, एक टैक्स अकाउंटेंट ऑफिस, लेकिन मैं ही क्यों? वो आदमी कहता है, तुम क्यों नहीं? एमसी बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ, आप जैसा स्ट्रेंजर जो कि मुझे कभी भी नहीं जानता है और एक बार ही मिला है, वो मेरी मदद क्यों कर रहा है? लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। वो जो स्ट्रेंजर होता है वो कहता है, तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, इस कारण मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी। एमसी अपने रिस्पेक्ट को शो करता है और कहता है, मैं पक्का ही एक दिन इसे रीपे करूंगा। वो आदमी अपने गाड़ी में बैठते हुए कहता है, मैं रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने बस खुशी के मारे कर दिया। एमसी कहता है, मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो। ये कोई एमएलएम स्कीम तो नहीं है? इस बात को सुनकर वो जो आदमी होता है वो जोरों से हंसना स्टार्ट कर देता है। एमसी उसकी हंसी को देखता है और कहता है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वो आदमी हंसता है और कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, जो भी बात आती है तुम मुंह पे कह देते हो। तुम्हें तो अभी खुश होना चाहिए जो अपॉर्चुनिटी मैंने तुम्हें दी है, और मैं याद रखूंगा जो भी मैंने आज कहा है। जब तुम एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे तब मैं तुम्हारी एक बार मदद करूंगा। और यह करके वो वहाँ से निकल जाता है। एमसी उसे जाते हुए देखता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं, वो अभी भी एमसी की बातों को सोच रहा होता है जो एमसी ने कहा था, जो जस्टिस का ब्लेड है वो खराब हो चुका है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि जो ब्लेड को हम जैसे चलाएंगे वैसा ही चलेगा, लेकिन वो खराब हो चुकी है। इस कारण जो उस ब्लेड को पकड़ा हुआ है उससे ही चोट लग रही है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जिसके हाथों में वो पेपर होता है टैक्स अकाउंटेंट सर्विस का। वो आदमी सोच रहा होता है, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा जब तुम अपने लेसन को सीख लोगे। और उसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं। मैं सुबह में लेक्चर्स देखता था और दोपहर में टैक्स अकाउंटेंट ऑफिस में काम करता था। जो काम था वो काफी ज्यादा आसान था, इस कारण मुझे इतना ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिससे मुझे समय मिल जाता था आसपास की चीजों को सुनने के लिए। जो भी आसपास में चलता था वो मुझे पता होता था। मैंने सब कुछ सुना, जो भी बात चलती थी। जब भी मैं कॉपीज बनाता था या कॉफी बनाता था मैं सुनता रहता था। और आखिरकार हम देखते हैं जो इंटरव्यू का समय है वो आ चुका है। इंटरव्यूअर कहते हैं, तो मेरा आखिरी सवाल है मिस्टर सिंह, तुम किस तरह के सिविल सर्वेंट बनना चाहोगे? एमसी जवाब देता है, जो आदमी टैक्स पे करता है उसके लिए एक ऑनेस्ट गार्डियन जो जस्टिस को ब्रिंग करेगा और जो भी आदमी टैक्स को चोरी करते हैं उन्हें पकड़वाएगा। इस तरह का सिविल सर्वेंट मैं बनना चाहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एमसी अपने घर पे होता है। तभी उसकी जो मदर होती है वो वहाँ पे आती है। वो कहती है, जी ऑन, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि जो मिल्क डिलीवरी है उसे चेक कर लेने के लिए? एमसी कहता है, मॉम मैं पास हो गया हूँ, मैं सही में पास हो गया हूँ। और वो रो रहा होता है। एमसी की मॉम कहती है, क्या सही में? मेरे बेटे, क्या मैं सपना देख रही हूँ? मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी जो मेहनत थी वो कामयाब हो गई है। मैंने इसके लिए काफी समय से प्रे किया था, तो आप बहुत बहुत शुक्रिया। एमसी कहता है, मॉम ये सब कुछ आपके कारण हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी मॉम कहती है, अगर तुम्हारे फादर यहाँ पे होते तो वो काफी ज्यादा प्राउड होते रहा। एमसी कहता है, मॉम क्या आप दुआ से रो रही है? आपको अब नहीं रोना चाहिए। एमसी बताता है, ट्रेनिंग पीरियड में
में उसने काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। इस कारण उसे सियोल में ही टैक्स ऑफिस में काम मिल गया। कभी कभी उसे महसूस होता है कि कोई आदमी उसे देख रहा है और मैं उस आदमी के बारे में भी बहुत बार सोचने लगा हूँ जिससे मैं ब्रिज पे मिला था। शायद वही मुझे देख रहा होगा। मैं अब उन सभी कमीनों को पकड़ने वाला हूँ जिसने चोरी की है, वो भी अपने दोनों हाथों से। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम किसी का स्पीच सुनते हैं जहाँ पे वो जो बंदा होता है वो कहता है जो कोरिया का फ्यूचर है वो सही में काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि रेंट से माइनर बहुत ज्यादा ही पैसे कमा रहे हैं, लगभग 2400। अगर दूसरे शब्दों में कहो तो जो ग्रेड स्कूल के बच्चे हैं वो लैंडलॉर्ड जितने पैसे कमा रहे हैं। हाँ, या शायद उनके जो पेरेंट है वो टैक्स सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। जो टैक्स सिस्टम में एक लूप होल है वो सब उसी से पैसे कमा रहे हैं। एक 12 साल का बिजनेस ओनर नहीं, ये पक्का ही पेरेंट्स होंगे जिसने कम पैसे देने के लिए लूप होल का फायदा उठाया है। एमसी उस केस को पढ़ रहा होता है। वो कहता है कि ये तब तक नहीं हो पाता जब तक एक सीईओ खुद ही डिसाइड करे कि वो ग्रेड स्कूल में जाएगा और दुआ से जोड़ घटाव सीखेगा। लेकिन इन सबसे अलग ये जो नंबर है वो काफी ज्यादा फ्लैशिंग है। मेरी जो आंख है वो कह रही है ये पक्का ही टैक्स चोरी का मामला है। फिर हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे एक आदमी कहता है ठीक है सभी लोग काम पे लग जाओ। हम देख पाते हैं जितने भी आदमी होते हैं वो सब सो रहे होते हैं। एक आदमी कहता है क्या लंच अभी खत्म भी हो गया, अभी तो स्टार्ट हुआ था। दूसरा आदमी ताली बजाता है और कहता है देखो देखो सभी लोग जिंदा है। फिर वह अपने चेयर पे बैठता है और कहता है मैंने अपना नेल कटर कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है। तभी सीन वहाँ पे आता है और कहता है मैनेजर पार्क, मैं आपका काफी लंबे समय से वेट कर रहा था, मुझे कुछ आपको रिपोर्ट करना है। सीन को अचानक ऐसे देखकर जो मैनेजर होते हैं वो डर जाते हैं। वो कहते हैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अब इस बार क्या है जल्दी बताओ। सीन बताता है एक बिजनेस है जो कि 108 मिलियन वॉन कमा रही है हर साल, वो भी एक जगह को रेंट में देकर, लेकिन उसका जो ओनर है वो सिर्फ 12 साल का है। मैनेजर कहते हैं और एमसी बताता है जो इनकम रेट है वो 39% है। इसका मतलब सिर्फ 65 मिलियन ही खर्च हो रहे हैं। एमसी आगे कहता है सर मुझे परमिशन चाहिए कि मैं एक टैक्स इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। जो मैनेजर होते हैं वह कहते हैं टैक्स चोरी। जयन कहता है हाँ आपने सही कहा, मैं श्योर हूँ वहाँ पे टैक्स चोरी हो रही है। उसे सर कहते हैं लेकिन तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे हो सकते हो, एक बिजनेस जो कि 108 मिलियन वॉन कमा रहा है वो भी हर साल एक जगह को रेंट पे देके, उसका जो ओनर है वो 12 साल का है और उसकी आय क्या। जयन कहता है क्या आपको इसमें शक नहीं हो रहा है, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है। उनका जो इनकम रेट है वो बस 39% है, इसका मतलब 65 मिलियन वॉन खर्च हो रहे हैं वो भी हर साल। वो जो मैनेजर होते हैं वो सभी पेपर को देखते हैं और कहते हैं तो इसी कारण तुम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो है ना, इसे अकेला छोड़ दो और भूल जाओ टैक्स इन्वेस्टिगेशन को। यह कहते हुए जो पेपर होता है वह मैनेजर जहियोन की ओर बढ़ा देते हैं। जहियोन कहता है सर लेकिन जो ऑनर है वो एक माइनर है, ये पक्का ही एक टैक्स फ्रॉड का केस हो सकता है। मैनेजर कहते हैं मैंने कहा ना भूल जाओ, जो भी तुमने आज देखा है उस सब को भूल जाओ और इसे जाने दो। इस बात को सुनकर जहियोन पूरी तरीके से चौंक गया होता है। मैनेजर आई कहते हैं और तुम्हें पता है ये हमारा काम नहीं है, ये काम है प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट का, इस कारण इस काम को उन्हीं पे छोड़ दो। जहियोन कहता है लेकिन सर, उसके मैनेजर कहते हैं इंस्पेक्टर सिन तुम यहाँ पे बस 2 महीने पहले ही आए हो, तुम्हें पता भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी होती है कि उस साल उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो। जहियोन कहता है सर लेकिन। मैनेजर कहते हैं मैंने कहा ना इसे अकेला छोड़ दो, अब तुम्हें इस पे इन्वेस्टिगेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर जहियोन वहाँ से जा रहा होता है, वो काफी निराश होता है। तभी उसके बगल में एक लड़की आती है, वो कहती है इंस्पेक्टर सिन क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ, ये इमसियोंग शॉपिंग सेंटर के बारे में है ना। इस बात को सुनकर जो सिन होता है वो रुक जाता है। वो लड़की आगे बताती है आपको इस बात को छोड़ देना चाहिए। सिन बोलता है लेकिन। तभी वो लड़की बताना स्टार्ट करती है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं जो मैनेजर है और सेक्शन चीफ है वो दोनों दोस्त है उस ऑनर के साथ। सिन कहता है क्या। वो लड़की सिन के कंधों पे हाथ रखती है और कहती है आप सही में काफी ज्यादा मेहनत करते हैं इस जॉब में, लेकिन आपको इतना ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि सेक्शन चीफ रिटायर होने वाले हैं। तभी सिन को वही बात याद आती है जो कि उसके पिछले मैनेजर उससे कहा था तुम एक दिन गंदा फंसोगे एकदम तीर की तरह। इस बात को याद करके सिन गुस्सा हो जाता है, वो अपने दांत पीस रहा होता है और कहता है नहीं, क्या मैं इसी कारण सिविल सर्वेंट बना हूँ, ऐसा कभी भी नहीं है। ये सब जितने भी पैसे है वो सब लोगों के हैं जो कि इस देश में रहते हैं, तुम लोग ऐसे ही सभी को पैसे चुराने की आसे दे सकते हो क्या, हम लोग लुटेरे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी ऑफिस के वर्कर्स होते हैं वो सिन की ओर देख रहे होते हैं। वो लड़की कहती है इंस्पेक्टर सिन शांत हो जाइए। सिन अपने बालों को ठीक करता है और कहता है कुछ लोग कानून का पालन करते हैं और कुछ लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, ये एकदम बकवास चीज है, सभी लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। ऑफिस में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कितना दिन हुआ है जब से ये यहाँ पे आया है। दूसरा आदमी कहता है इसका सुपरवाइजर कौन है। सभी लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। सिन कहता है क्या मैं गलत हूँ। अचानक ही उसके पीछे से एक आवाज आती है, कोई आदमी उसे पुकार रहा होता है जहियोन सिन। हम देखते हैं वो मैनेजर होते हैं, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम्हें इतना ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए। दूसरा आदमी मैनेजर को शांत कर रहा होता है, वो कहता है सर शांत हो जाइए। मैनेजर रुकते नहीं है, वो कहते हैं अगर तुम ऐसे व्यवहार करना चाहते हो तो ठीक है, तुम
यहाँ से जा सकते हो, वो भी अभी के अभी। जो लड़की होती है वो कहती है इंस्पेक्टर सिंह आपको माफी मांग लेनी चाहिए जल्दी से। लेकिन सिंह माफी नहीं मांगता है, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मैनेजर कहते हैं तुम्हें लगता क्या है कि तुम कौन हो? तुम्हें पता भी है इस जॉब के लिए काफी सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, सोच लो। वो लड़की अभी भी कहे जा रही होती है इंस्पेक्टर सिंह। मैनेजर गुस्से में कहते हैं एक बड़े इंसान को पता होना चाहिए इस दुनिया में उसकी औकात क्या है। सिंह दूसरे रूम में आके अपने गेट को बंद कर लेता है, फिर वो चश्मे को निकालता है। इस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने पावर का यूज करता है। सोच रहा होता है डिस्कस्टिंग, ये सब अपने आप को सिविल सर्वेंट क्या भी कैसे लेते हैं, मुझे भी तेज सांस लेनी होगी, मैं ये कर सकता हूँ। और वह एक फोन मिलाता है। हम देखते हैं जो फोन की रिंग होती है वो बज रही होती है। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है। सीन उसी बंदे के बारे में याद कर रहा होता है। उसने कहा था मैं तुम्हारी सिर्फ एक बार ही मदद करूंगा, याद रखना। सीन अभी भी काफी गुस्से में होता है। हम लोग उसके हाथों को देख पाते हैं जिसमें नस दिख रही होती है। तभी दूसरी तरफ से कॉल उठ जाता है। वो आदमी कहता है वो ये कुछ ज्यादा ही जल्दी था। सीन कहता है तुम कितना मेरी मदद कर सकते हो? वो आदमी कहता है तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं जज करूंगा मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। सीन बताना स्टार्ट करता है। यहाँ पे एक 12 साल का ऑनर है जो कि एक बिल्डिंग को ऑन करता है। जो ट्रू ऑनर है उस बिजनेस का वो है सीईओ ऑफ इमसियोंग कॉर्पोरेशन और जिहोन जाक इम। ऐसा लगता है मेरा जो मैनेजर है और सेक्शन चीफ है प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के उस ऑनर के दोस्त है। दूसरा जो आदमी होता है वो कहता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है? सिन बताता है मैं चाहता हूँ मैं उन कमीने को पकड़ के टैक्स फ्रॉड के केस में जेल में डाल दूं, उन्हें उस चीज का भुगतान करना ही होगा, मैं उन सभी को पकड़ने वाला हूँ। तभी स्ट्रेंजर कहता है मिस्टर सिन मैं तुम्हें दोबारा याद दिला दूं, ये तुम्हारा इकलौता चांस है जिसमें मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, क्या तुम यही चाहते हो? एक और बार सोच लो। सिन कहता है एक चांस, मेरे पास बस एक चांस है, वो भी यही। वो जवाब देता है हाँ मुझे यही करना है। इस समय वो काफी गुस्से में लग रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है इसमें कोई पूछने की भी बात थी। वो जवाब देता है मैं उन सभी कचरे को लिखने वाला हूँ, मैंने इस जॉब को लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्टिस करना था, ना कि उनके तलवे चाटने थे। मैं उन सभी कमीनों को पकड़ूंगा और जेल में डाल दूंगा। इस बात को सुनकर जो स्ट्रेंजर होता है वो हंसना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कितनी मजेदार बात है, तुमने मुझे दोबारा से खुश कर दिया, तो इस समय से कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं, तुम जो करना चाहते हो वही होगा। इस बात को सुनकर जो सीन होता है वो आगे की ओर बढ़ता है और एक कॉल मिलाता है। वो कहता है हेलो मैं बियोमसन टैक्स ऑफिस से बात कर रहा हूँ जो कि सियोल में है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, क्या मैं टैक्स अकाउंटेंट से बात कर सकता हूँ प्लीज? जो स्ट्रेंजर होता है वो सोच रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो मिस्टर सिन। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं एक दरवाजा खुलता है और उसमें से मैनेजर बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर से पसीने छूट रहे होते हैं। वो गुस्से में कहते हैं जहियोन सिन क्या ये तुम ही थे? तुम कमीने, तुमने टैक्स अकाउंटेंट को कॉल किया था, ये तुम ही हो ना? मैं जवाब दूं। जो सीन होता है वो आराम से कंप्यूटर पे अपना काम कर रहा होता है। वो कहता है हाँ ये मैं ही हूँ। मैनेजर उसके पास जाते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो कहाँ पे होती है, वो भी डर के मारे। वो कहते हैं क्या क्या तुमने अभी भी क्या कहा? सिन कहता है सर क्या आप देख नहीं सकते, मैं अभी काम कर रहा हूँ, आप मुझे बाद में परेशान कीजिएगा, मुझे अभी काम करने दीजिए। इस बात को सुनकर जो मैनेजर होते हैं वो काफी शौक में चले जाते हैं। वो कहते हैं किसने इस बच्चे को हायर किया है? तभी एक आदमी मैनेजर के पास आता है और कहता है सर इंस्पेक्टर सिंह आपको मैनेजर से माफी मांगनी चाहिए, वो भी अभी की अभी। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी कहता है लंच 1 घंटे पहले ही खत्म हो गया है, सब लोग यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात को सुनकर जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं सेक्शन चीफ की ये बस। हम देख पाते हैं वहाँ पे सुपरिटेंडेंट भी आगे होते हैं और उनके जस्ट पीछे ही सेक्शन चीफ होते हैं जिनका नाम होता है ये हियोन किम। सुपरिटेंडेंट कहते हैं मेरे बातों का बुरा मत मानना, बस तुम लोग अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि अगर काम करोगे तभी तुम्हें पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट फ्री के पैसे नहीं बांटती है। जो सेक्शन चीफ होते हैं वो कहते हैं तुम लोगों ने इनकी बात सुनी ना, तो जल्दी से काम पे लग जाओ। सुपरिटेंडेंट कहते हैं बाय द वे मुझे लगा था कि मैंने किसी को गाली देते हुए सुना, शायद मैंने कुछ गलत ही सुन लिया होगा, है ना? मैनेजर कहते हैं ऑफ कोर्स सर आपने कुछ गलत ही सुन लिया होगा। तभी सुपरिटेंडेंट कहते हैं अच्छी बात है, मुझे ऐसे भी तुमसे थोड़ी देर बात करनी थी। मैनेजर कहते हैं सर। तभी सुपरिटेंडेंट कहते हैं और हाँ सेक्शन चीफ किम मुझे तुमसे भी बात करनी है। सेक्शन चीफ किम कहते हैं सर मुझसे, लेकिन क्यों? सुपरिटेंडेंट कहते हैं और हाँ चलो देखते हैं। तभी उनकी नजर सिन पे जाती है। वो कहते हैं तुम पक्का ही इंस्पेक्टर जहियोन सिन होगे, है ना? सिन पीछे मुड़ता है और कहता है हाँ सुपरिटेंडेंट मैं ही इंस्पेक्टर सिन हूँ। इस बात को सुनकर जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो हंसते हैं और कहते हैं मैं आशा करता हूँ तुम यहाँ पे जब तक रहोगे तब तक मुझे शांति से रिटायरमेंट तो मिल जाएगी। इस बात को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो गए होते हैं। वो कह रहे होते हैं क्या सुपरिटेंडेंट ने ऐसा क्यों कहा? दूसरा आदमी कहता है शांति से रिटायर, इसका मतलब क्या है? वो लड़की कहती है इंस्पेक्टर सिन का इससे क्या लेना देना हो सकता है? सिन जवाब देता है अगर आपके पास कुछ भी शर्मनाक नहीं है छिपाने के लिए एक सिविल सर्वेंट होने के नाते, तो आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं, वो भी शांति से। तभी जो मैनेजर होते हैं वो सुपरिटेंडेंट से कहते हैं सर। सुपरिटेंडेंट कह रहे होते हैं शर्मनाक, हाँ काफी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। तभी वो पीछे मुड़ता
होते हैं और कहते हैं कम से कम मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। जो मैनेजर होते हैं और सेक्शन चीफ होते हैं वो एक साथ कहते हैं सर आपका मतलब क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुपरिटेंडेंट कहते हैं तुम दोनों मेरे साथ आओ। वो दोनों काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। सेक्शन चीफ कहते हैं सुपरिटेंडेंट जो मैनेजर होता है वो कहता है सर अगर मैं अपने काम को पूरा कर लूँ तो ये अच्छा होगा। उन दोनों की बातों को सुनकर जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या मैं कुछ बड़बड़ा रहा था, तुम लोगों को मैं जो कहा है वो सुनाई नहीं दे रहा है। सेक्शन चीफ कहते हैं नहीं सर ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वे सब उस रूम में चले जाते हैं। जैसे ही वो सब उस रूम में एंटर करते हैं वैसे ही वो जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है। सभी लोग उसी रूम की ओर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो सीन होता है वो आराम से अपना काम कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जो सीन होता है वो अपने काम को खत्म कर लेता है और अंग्रेया लेता है। सभी लोगों की नजर सीन पे जाती है। वो सब मन ही मन सोच रहे होते हैं ये बच्चा है कौन, इसकी पहुंच कहाँ तक है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि किसी रूम की ओर जा रहा होता है। वो अपने टाई को ठीक करता है और मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है किसी नए बंदे ने कोई गलती की है, लेकिन मैं एक टैक्स अकाउंटेंट हूँ जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसे समझा दूंगा। भाई सीनियर होने में भी क्या परेशानी है। वह दरवाजे को खोलता है मुस्कुराते हुए और कहता है ऐसा लगता है मेरे जो फेवरेट सिविल सर्वेंट है वो यहाँ पे है, काफी लंबा समय हो चुका है। तभी वह उन दोनों के चेहरे को देखता है जो कि मायूस होते हैं। वो आदमी पूछता है हाँ क्या हुआ, तुम लोग इतने ज्यादा मायूस क्यों हो। सेक्शन चीफ बताते हैं ओ तो तुम यहाँ पे आ गए। वो जो बंदा आया होता है वो कहता है ये मत कहना कि तुम्हें इनकम टैक्स क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है। मैनेजर कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। सेक्शन चीफ कहते हैं ये इससे भी बुरा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये अब भी हो रहा है मेरे रिटायरमेंट के जस्ट पहले ही। वो आदमी जो कि यहाँ पे आया होता है वो कहता है जल्दी से तुम लोग बताओगे तुमने क्या किया है और तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। जो सेक्शन चीफ होते हैं वो सब कुछ बता देते हैं। हम उस बंदे को देखते हैं जो कि रुमाल से अपने पसीने को साफ कर रहा होता है। वो कहता है तुमने कहा था वो एक नया बंदा है जिसे कुछ महीने पहले ही हायर किया गया है और वो सिर्फ ग्रेड 7 में ही है, चीजें हाथ से कैसे चली गई। सेक्शन चीफ काफी गुस्से में होते हैं। वो जिस कप से पानी पी रहे होते हैं वो उस कप को पूरी तरीके से मोड़ देते हैं और कहते हैं उसके पीछे बहुत बड़े बड़े आदमी है। मैनेजर कॉफी पी रहे होते हैं और कहते हैं अगर मुझे ये पता होता कि उसके पीछे इतने ताकतवर इंसान है तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता रहा। वो आदमी इस मैटर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस में भेज रहा है। इस बात को सुनकर जो बंदा वहाँ पे आया होता है वो भी अपने कप को मोड़ देता है, उसकी फट जाती है। वो कहता है क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन क्यों। मैनेजर बताते हैं जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने खुद ही ये ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा है वो जो बंदा है वो जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है, कोई भी उसके रास्ते में कांटा नहीं बनेगा। सेक्शन चीफ अपने सर को पकड़ते हैं और कहते हैं क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथों से चला गया है। जो डायरेक्टर जनरल है हेडक्वार्टर के उन्होंने खुद ही ये ऑर्डर दिया है। वो आदमी कॉफी को साफ करता है और कहता है क्या डायरेक्टर जनरल, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जिसके हाथों में एक पेपर होता है। वो कहता है ठीक है मैं सब कुछ पढ़ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीन ने सब कुछ को लिख रहा होता है। वो कहता है मुझे लगता है इसमें आपका स्टेटमेंट भी कंक्लूड होगा, क्या आपके पास कुछ है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, मैं इसे लिख लूंगा। वो आदमी कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिन कहता है ठीक है तो आप यहाँ से अब जा सकते हैं, आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो आदमी वहाँ से जा रहा होता है और कहता है क्या मैं सही में फ्री हो गया हूँ। सिन कहता है हाँ आप अपना ध्यान रखिएगा। वो आदमी कहता है ठीक है और तुम भी अपना ध्यान रखना। उसके बाद जो सीन होता है वो अपने काम करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं वो एक नोटिस लिख रहा होता है। वो कहता है ओह तो मेरा जो नोटिस है वो कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा पहला टैक्स इन्वेजन केस होने वाला है। जैसा कि उसने कहा था जो भी चीज हो रही है वो मेरे हिसाब से चल रही है, कोई भी आदमी मुझे नहीं रोक पा रहा है। ऐसा लगता है मैं इस काम को कल तक कंप्लीट कर दूंगा। तभी उसकी नजर घड़ी पे जाती है। अभी रात के 8 बज चुके होते हैं। सिन उधर देखता है और सोच रहा होता है लेकिन मैं अभी नर्वस क्यों हो रहा हूँ। तभी उसे पिछले मैनेजर की बात याद आती है। वो कहते हैं मैंने कहा ना तुम बहुत पछताओगे, एक दिन तुम गंदा फंसने वाले हो। सिन अपने काम को खत्म करके वो ऑफिस से बाहर निकलता है। वो सोच रहा होता है आज सब कुछ एकदम स्मूथली गया, लेकिन क्या कल ऐसा ही जाएगा। तभी उसे दूसरी तरफ से हॉर्न की आवाज आती है। वो उसी ओर देखता है। वो देख पाता है वहाँ पे एक स्ट्रेंजर होता है जो कि ब्रिज पर मिला हुआ था। वो कहता है हे रिवरमैन। सिन उसके पास जाता है। वो कहता है सर। वो स्ट्रेंजर आदमी कहता है जल्दी से कार के अंदर आ जाओ, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया होगा है ना, हम लोग को कहीं चलना चाहिए खाने के लिए। सिन कार के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो जो स्ट्रेंजर आदमी होता है वो अपने गाड़ी को भगाना स्टार्ट कर देता है। वो गाड़ी हाईवे पे चल रही होती है। तभी सिन पूछता है आप आज काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। वो आदमी बोलता है हाँ क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था, तुम्हें पता है मैं काफी ज्यादा बिजी इंसान हूँ लेकिन तब भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सिन पूछता है क्यों, आपने इतने प्रॉब्लम क्यों उठाई और हम लोग जा कहाँ आ रहे हैं। वो आदमी हंसता है और कहता है मैं तुम्हारी 2 बार मदद की है, तुम्हें थोड़ा सा तो भरोसा रखना चाहिए मुझ पे, बस थोड़े समय के लिए तुम मुझ पे भरोसा रखो। फिर सिन सिर्फ होता है। हम लोग देखते हैं सिन को जिसके मुंह में पानी होता है। वो सोच रहा था उसके सामने ही बहुत सारा खाना होता है। वो सोचता है सासिमी और गोल्ड फ्लेक्स के साथ मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं अपने जीवन में ये देख भी पाऊंगा। उस टेबल पे जितना भी खाना होता है वो काफी डिलीशियस लग रहा होता है और उसे अच्छे से सजाया गया था। वो जो स्ट्रेंजर आदमी होता है वो कहता है एंजॉय करो, ये सब कुछ तुमने कमाया है और ये बस फर्स्ट कोर्स है, अभी और भी आना
बाकी है। सीन पैदलने वाला खाता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मन ही मन सोच रहा होता है और भी ज्यादा आना बाकी है, लेकिन जैसे ही वो उस खाने को खाता है उसे वो काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है। वो मन ही मन काफी ज्यादा रो भी रहा होता है। वो कहता है मैंने इससे ज्यादा डिलीशियस खाना कभी भी नहीं खाया है। तभी वो जो स्ट्रेंजर आदमी होता है वो कहता है मैं आशा करता हूँ तुम्हें थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम खाते खाते बात करोगे। मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। वह अपने ग्लास में कुछ डालते हुए कहता है किसी भी आदमी को एब्सोल्यूट पावर दे दो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा वो आदमी कैसा है। ये थ्योरी मेरे बॉस ने कही थी और मैं इसे हमेशा याद रखता हूँ। तुम फेम के लिए या पैसे के लिए बढ़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपने ड्यूटी पे अड़े रहे। सिन उनकी बातों को सुनता है और वो जवाब देता है ये काफी आसान है, बड़े लोग कह के गए हैं तुम आराम से आओगे और आराम से चले जाओगे, है ना। उसके बीच में बस तुम्हें जिंदगी को जीना है, तुम्हें खराब तरीके से अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए। उसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। वो स्ट्रेंजर आदमी इस बात को सुनता है और कहता है तुम अभी युवा हो, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है इस दुनिया के बारे में। तुमने थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं किया मुझे कॉल करने से पहले। वो आदमी कहता है मुझे पता है तुम एक एवरेज इंसान नहीं हो। सिन जवाब देता है आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी जो कि कोई भी मुझे नहीं देता था, और उस अपॉर्चुनिटी को मुझे प्रूव करना ही था, इसी कारण मैंने यह काम किया है बिना कुछ सोचे हुए। वो स्ट्रेंजर कहता है ओ ऐसी बात है, मैं तुम्हारे बारे में काफी सही था। उसके बाद वो बोलता है मेरा नाम है सियोन ग्वेन ली, सेक्शन चीफ प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट का, वो भी सैम सियोंग टैक्स ऑफिस में। आज से हम लोग इन्हें सियोन कहेंगे। सिन उनकी बातों को सुनता है और सोच रहा होता है क्या सैम सियोंग टैक्स ऑफिस, जो सैम सियोंग टैक्स ऑफिस है वो काफी ज्यादा ऊपर है, और उसे कंपेयर किया जाए सियोचो, योक्सम, बैंपो और गंगनम से, उन सबसे ऊपर है सैम सियोंग ऑफिस। वो काफी ज्यादा ताकतवर है और उसके ब्रांच बहुत ज्यादा है। ये पक्का ही एक अलग ही लीग में खेलता होगा, लेकिन तभी भी एक सेक्शन चीफ कैसे सुपरिटेंडेंट को कॉल कर सकता है। तभी जो सियोंग होते हैं वो कहते हैं वो यहाँ पे आ गए होंगे। हम देखते हैं दरवाजे के पीछे एक आदमी होता है। सियोंग कहता है सर आप अंदर आ जाइए। तभी जो दरवाजा होता है वो खुलता है। जो आदमी अंदर आया होता है वो कहता है मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इस कारण मैं लेट हो गया हूँ। तभी जो सियोंग होता है वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है वो ऐसी बात है डायरेक्टर जनरल। सीन उनकी बातों को सुनता है और सोच रहा होता है डायरेक्टर जनरल वो भी यहाँ पे। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं ओ तो ये वही बंदा है। सीन सोच रहा होता है टैक्स ऑफिस में कोई भी डायरेक्टर जनरल नहीं होते हैं, इसका मतलब ये पूरे रीजन के इंचार्ज होंगे। वो खड़ा होता है और कहता है हेलो मेरा नाम। मन ही मन सोचा होता है क्या ये हेडक्वार्टर से आए हुए हैं। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा इंसान जो कि अपने ऊंचे पोस्ट वाले आदमी को भी पकड़वा सकता है, उसे मेरे सामने इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं एक छोटा सा डायरेक्टर जनरल हूँ। सिन सोच रहा होता है नर्वस, हाँ इसमें मैं कोई काम भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। वो कहता है मैं जयन सिन हूँ। तभी जो सियोंग होते हैं वो कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ डायरेक्टर जनरल, आपको जो भी बात करनी है वो कर लीजिए। डायरेक्टर जनरल कहते हैं हाँ हाँ तुम बाहर चले जाओ। सिन अपने सीट पे बैठ रहा होता है। वो सोचता है आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपको रुक जाना चाहिए। तभी डायरेक्टर जनरल कहते हैं अपने सीट पे बैठो। सिन अपने सीट पे बैठ रहा है और कहता है ठीक है सर। उसके बाद उन दोनों के बीच में काफी शांति होती है। सिन सोच रहा होता है अब आगे क्या। तभी उस शांति को खत्म करते हुए जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो कहते हैं क्या तुम मुझे ड्रिंक सर्व कर सकते हो। सिन सोचता है क्या और जवाब देता है ऑफ कोर्स सर। वो अपने हाथ में एक बोतल को उठा लेता है और ड्रिंक को सर्व कर रहा होता है। उसका जो हाथ होता है वो कांप रहा होता है। तभी डायरेक्टर जनरल कहते हैं मिस्टर सिन। सिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और डायरेक्टर जनरल की ओर देखा है। डायरेक्टर जनरल कहते हैं ठीक है मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, क्या तुम मेरे तलवार बनोगे। इस बात को सुनकर जो सिन होता है वो डायरेक्टर जनरल की ओर देख रहा होता है। वहाँ पे एकदम शांति हो जाती है। सिन जवाब देता है आपकी तलवार। वो आदमी बताता है मेरा नाम जिह्यो मिन है, मैं डायरेक्टर जनरल हूँ नेशनल टैक्स सर्विस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का। सिन मन ही मन सोच रहा होता है डायरेक्टर जनरल वो भी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। तभी जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, अगर तुम मेरे ऑफर को लेना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर सकते हो। सिन पूछता है इसमें कैच क्या है। डायरेक्टर जनरल कहते हैं इसमें कोई भी कैच नहीं है, तुम चाहो तो एक्सेप्ट करो, अगर नहीं चाहते हो तो एक्सेप्ट नहीं करो। तभी जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो अपने चॉपस्टिक का यूज करते हैं और वो उस चॉपस्टिक को एकदम सिन के सामने ले आते हैं। वो अपने चॉपस्टिक को वहीं पे रोकते हैं और कहते हैं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा जैसा मन है तुम वैसा चूज कर सकते हो। और उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो खाना स्टार्ट करते हैं। सिन अपने चश्मे को ठीक करता है और कहता है क्या आपको कोई आइडिया भी है मैं कौन हूँ। डायरेक्टर जनरल कहते हैं क्यों, मुझे पता है तुम एक सिविल सर्वेंट हो जो कि टैक्स चोरी करने वाले को पकड़ता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ जानना भी है। डायरेक्टर जनरल सोच रहे होते हैं तुम ऐसे इंसान हो, इसी कारण मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें वही काम करना होगा जो कि तुम अब भी कर रहे हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिन सोचता है हाँ ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताया गया है, लेकिन इन्होंने सही कहा है। लेकिन वो कहता है अगर आप मुझे इस तरह की अथॉरिटी दे देंगे तभी वह उन्हें और ज्यादा ड्रिंक सर्व करता है। वो कहता है तो हमेशा ही एक चांस होता है, मैं आपके ही टीम में किसी को भी पकड़ सकता हूँ जो कि टैक्स फ्रॉड कर रहा होगा, मैं उन्हें भी कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए जो सीन होता है वह ड्रिंक को सर्व कर रहा होता है। डायरेक्टर जनरल उस ड्रिंक को उठाते हैं और कहते हैं वेल इसमें मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, और उन्होंने कोई गलत काम किया है तो किया है, और आखिर में मैंने ही तो ये डिसीजन लिया है कि तुम इस ऑफिस में आ जाओ। ऑफ कोर्स तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन ये सब
कुछ तुम्हारे मन पे डिपेंड करता है। सिन थोड़ी देर तक सोचता है, फिर वह दोबारा से ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है, मैं काफी ज्यादा ऑनर होऊंगा अगर आप मुझे ब्लेड की तरह मानेंगे। जब तक आप मुझे गारंटी देते हैं कि मैं उस ब्लेड का यूज कर सकता हूँ, तब तक मैं आपकी टीम में रहूंगा। डायरेक्टर जनरल उस बात को सुनते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, तुम अभी भी ब्योमसेन ऑफिस में रह सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा अगले साल तुम सैमसंग ऑफिस में आ जाओ। सिन सोच रहा होता है, सैमसंग, ये मेरा चांस है, इसे फर्क नहीं पता है कौन है, मुझे बस लोगों को पकड़ना है। जितने भी लोगों ने टैक्स चोरी की है मैं उन सभी को पकड़ूंगा और जेल के अंदर डाल दूंगा। हम देखते हैं जो सिन होता है वो खड़ा होता है और ऊपर से काफी सारे पैसे नीचे गिर रहे होते हैं। सिन के जस्ट पीछे ही एक परछाई बनी होती है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होता है और वो परछाई काफी बड़ी दिख रही होती है। इससे हमें बताया जाता है सिन की जो पावर है वो बढ़ चुकी है और वह एक भी आदमी को नहीं छोड़ेगा जिसने टैक्स चोरी किया है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम लोग ब्योमसेन टैक्स ऑफिस का सीन देखते हैं। सभी लोग सिन को आते हुए देखते हैं और बात कर रहे होते हैं, देखो वो आ गया। दूसरा वाला बोलता है कि दोबारा से आ गया अपने काम पे। एक और आदमी कहता है, इसमें थोड़ा भी शर्म नहीं है। सिन सभी को गुड मॉर्निंग कहता है। वो सोच रहा होता है, क्या मुझे सही में 30 साल की उम्र में अपने कंपनी से ही आउटकास्ट कर दिया जाएगा, यानी कि अलग कर दिया जाएगा। और मन ही मन सोच रहा होता है, लेकिन मुझे काफी नॉवल जैसा फील आ रहा है जिसमें मैं एक एमसी हूँ जो अपने मर्जी से जो काम चाहे वो काम कर सकता है, कोई भी उसे बीच में नहीं रोकने वाला है। मैं अपने काम को ऐसा ही बढ़ाते रहूंगा। वह कंप्यूटर पे बैठता है और काम को स्टार्ट करता है। वो सोच रहा होता है, वो जो आदमी जिससे मैं कल मिला हूँ, सेक्शन चीफ, वही प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस के जो कि सैमसंग टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, सियोन ग्योन ली, और दूसरे डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के चीहो मिन। कोई भी सिविल सर्वेंट जो कि मेरे लेवल पे होगा वो इस तरह के कनेक्शन पाने के लिए मरता जा रहा होगा। ऐसा लग रहा है मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट करके बढ़िया ही किया है, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं ऐसे ही सभी लोगों को पकड़ता रहूंगा। सिन अभी भी काम कर रहा होता है। तभी उसके डेस्क के सामने ही एक आदमी आता है। वो कहता है, हे सिन। सिन ऊपर की ओर देखता है। वो कहता है, सेक्शन चीफ किम, गुड मॉर्निंग। सेक्शन चीफ काफी ज्यादा चिढ़े होते हैं। वो कहते हैं, कैसा होगा अगर तुम यहाँ पे ले ऑफ कर दो। सिन कहता है, सर। सेक्शन चीफ काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, कमीने, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा ही बड़े इंसान हो गए हो। सिन कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन तभी सिन के पीछे से एक आवाज आती है। वहाँ चल क्या रहा है? हम देख पाते हैं वो सेक्शन चीफ होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के, सियोन हैन हाम, सियोन हो हाम। वो कहते हैं, क्या वहाँ पे किम है? तुम ब्योमसन ऑफिस के लिए काफी शर्मनाक हो, तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए था। ये तो काफी ज्यादा मिरेकल की बात है कि तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला गया है। सेक्शन चीफ काफी गुस्से होते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। इंस्पेक्टर हाम होते हैं। वो कहते हैं, ओ शांत हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है तुमने हमारी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है। जितने भी सिविल सर्वेंट है तुमने उनकी रेपुटेशन को बर्बाद किया है। तुम्हें अभी शांत रहना चाहिए। दूसरे पे चिल्लाने से पहले तुम्हें अपने बारे में सोच लेना चाहिए, समझ गए? इस बात को सुनकर जो सेक्शन चीफ किम होते हैं वो शांत हो जाते हैं। उन्हें काफी अजीब लग रहा होता है, लेकिन उनके अंदर जो गुस्सा होता है वो अभी भी शांत नहीं हुआ होता है। उनकी बॉडी गुस्से से कांप रही होती है। जो इंस्पेक्टर हाम होते हैं वो उन्हें जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, ये काफी बढ़िया है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वो पूछते हैं, क्या इंस्पेक्टर सिंह यहाँ पे आए हैं? सिंह अपने हाथ को उठाता है और कहता है, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। इंस्पेक्टर हाम कहते हैं, ओ तो तुम यहाँ पे हो, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सिंह खड़ा होता है और कहता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जो इंस्पेक्टर हाम होते हैं वो कहता है, मैं बस 1 मिनट लूंगा, चलो हमें बाहर चल के बात करनी चाहिए। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। इंस्पेक्टर हाम सिन को एक लॉलीपॉप ऑफर करते हैं। वो कहते हैं, ये रहा ग्रेप फ्लेवर का, ये मेरा फेवरेट है। सिन उसे लेता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर हाम बताते हैं, मुझे फॉरेन होना पसंद नहीं है, क्या तुम्हें ये पता है? मैंने सुना था कि ये केस है जो तुम मेरे डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हो। सिन कहता है, हाँ आपने सही कहा, मुझे एक ऑनर पे शक है। वो आदमी इमसंग शॉपिंग सेंटर का ऑनर है और मुझे लग रहा है उसने टैक्स फ्रॉड किया है। इनफैक्ट वो जो सीईओ है वो सिर्फ 12 साल का बच्चा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो बिल्डिंग है और जो लॉट है उसकी कीमत 1.5 बिलियन वॉन है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह सब कुछ उस बच्चे के नाम पे होगा। इंस्पेक्टर हाम कहते हैं, ओ तो ऐसी बात है, कोई आदमी लॉ के लूपहोल का फायदा उठा रहा है और वो जो बिल्डिंग है और वो जो लैंड है उस बच्चे के नाम कर दिया है और उससे पैसे कमाया जा रहा है ना? सिन कहता है, हाँ आपने सही समझा। तभी जो इंस्पेक्टर हाम होते हैं वो पॉकेट से कुछ निकालते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम्हें यहाँ पर भी देख लेना चाहिए। वो एक पेपर निकाले होते हैं। वो कहते हैं, ये इमसंग शॉपिंग सेंटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो कुछ पता चल जाएगा। सिन उस चीज को लेता है और कहता है, 1.4 बिलियन का कर्जा और जो 1.3 बिलियन है वो एक लोन है, तो उन्होंने 1.3 बिलियन उधार लिया है और 200 मिलियन को जोड़ दिया जाए जो कि उनके पास अभी एग्जिस्टिंग कैश है, उस सब को मिला के उन्होंने एक लॉट लिया है और एक बिल्डिंग लिया है जिसकी कीमत होती है 1.5 बिलियन। इंस्पेक्टर हाम कहते हैं, इंस्पेक्टर सिन तुम काफी बढ़िया हो, तुम्हें फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना आता है। सिन उसे और भी ज्यादा गौर से देख रहा होता है। वो कहता है, तो अब हमें पता है ये जो पैसे है वो कहाँ से आ रहे हैं। वो मन ही मन सोच रहा होता है, तो मैं मिस क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ तो छोड़ रहा हूँ, मुझे वो बात याद करनी होगी। तभी वो कहता है, ये पैसे पेरेंट्स से आ रहे होंगे है ना? इंस्पेक्टर हाम कहते हैं, नहीं वो पैसे बैंक से मिले हैं, दोबारा से सोचो। सिन सोचने लगता है, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे? हाँ वो कहता है, वो सब बैंक से एक लोन लेते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स के शॉपिंग सेंटर पर, और उसके बाद वो उस शॉपिंग सेंटर को खरीद लेते हैं जो कि उनके पेरेंट्स का है और वो पैसा भी उनके पेरेंट्स का ही होता है। इंस्पेक्टर हाम कहते हैं, हाँ अब तुम सब कुछ समझ चुके हो। इंस्पेक्टर सिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, वो
इंसान वो लूपहोल का फायदा उठा रहे हैं और उनका समय आ चुका है कि वो अपने प्राइस को पे करेंगे। जितने भी लोगों ने आज तक चीटिंग की है मैं उन सभी को पकड़ूंगा। तो जो इंस्पेक्टर हार्म होते हैं वो कहते हैं इतनी भी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने ऑनरस गिफ्ट के बारे में सुना है? ये एक ऐसा गिफ्ट होता है जिसमें सभी कुछ इंक्लूड होता है, कर्जा या जो भी पैसे ट्रांसफर होते हैं नए ऑनर को। सिन कहता है हाँ मुझे पता है। वो बताता है अगर तुम गिफ्ट देते हो 1.5 बिलियन तो तुम्हें गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। और उस गिफ्ट टैक्स को देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा है पर उससे कोई भी नहीं बच सकता है। जो रिसिप्ट में मिलेगी उसमें बहुत ज्यादा टैक्स होगा। लेकिन दूसरा होता है ऑनरस गिफ्ट, वो काफी अलग है। और तुम एक लोन लेते हो बैंक की तरफ से और जब तुम उस लोन को पे करते हो तब तुम्हें वो रिसिप्ट मिलती है, उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफर। इसका मतलब तुम्हें कम टैक्स पे करना पड़ेगा और ये पूरी तरीके से लीगल है। इंस्पेक्टर हम सिंह को शाबाशियां दे रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं जो इंस्पेक्टर हैम होते हैं वो ऑफिस के बाहर होते हैं। वो अपने आप से बात करते हुए कहते हैं इंस्पेक्टर सीन वो सही में कुछ अलग ही है, उन्होंने मेरी मदद लेने से मना कर दिया और वो खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं। वो सही में एक लाजवाब इंसान है। तभी उनकी नजर इंस्पेक्टर सीन पे जाती है क्योंकि ऑफिस से बाहर आ रहा होता है। वो कहते हैं सीन यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ। सीन धीरे धीरे करके इंस्पेक्टर हैम की ओर आ रहा होता है। इंस्पेक्टर हैम सोच रहे होते हैं ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे चल पा रहा है। अगर कोई भी इंसान इसे देखेगा तो उसे लगेगा कि ये आदमी बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस्ड है। सीन और इंस्पेक्टर हैम गाड़ी में बैठ जाते हैं। इंस्पेक्टर हैम पूछते हैं तो तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कितना चांस है? सीन कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों ने सब कुछ जीत लिया है, हमें बस वहाँ पे जाना है और सब कुछ बता देना है। सीन बताना स्टार्ट करता है ये जो आइडिया है वो है कि अपने पैसे को अपने बच्चे के हवाले कर देना जिससे तुम्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। इंस्पेक्टर हैम कहते हैं हाँ ऐसा ही होता है। सीन आगे बताता है लेकिन टैक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंक को 1.3 बिलियन वन वापस चाहिए। इंस्पेक्टर हैम पूछते हैं और वो पैसे कौन देगा? सिन बताता है ये पैसे बच्चे को देना होगा ना कि उसके पेरेंट को, लेकिन रियल लाइफ में उसके पेरेंट्स ही ये पैसे देते हैं और हमें उसी का एक्सप्लेनेशन चाहिए ये पैसे कौन दे रहा है। इस बात को सुनकर जो इंस्पेक्टर हार्म होते हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया, अब आगे क्या? जो सीन होता है वो कहता है वेल। तभी इंस्पेक्टर हार्म उसकी बात को काटते हैं और कहते हैं देखो हम लोग यहाँ पे आ भी गए, काफी पास में था। वो अपनी गाड़ी को पार करते हैं और उस गाड़ी में से बाहर निकलते हैं। सिन उस कंपनी को देखता है और कहता है तो ये है इम्सियोंग कॉर्पोरेशन। इंस्पेक्टर हार्म सिन को एक पेपर देते हैं और कहते हैं तो ठीक है हमें चलना चाहिए, ये रहा किड सीईओ का बैंक स्टेटमेंट। सिन उस पेपर को देखता है और कहता है वाह हमारे पास ये भी है, ये कितना ज्यादा साफ है। इंस्पेक्टर हार्म कहते हैं वो हमेशा ही एक टैक्स अकाउंटेंट का यूज करते हैं। और आगे देखो सिन उस पेपर को अच्छे से देखने लगता है। वो कहता है एक बैंक अकाउंट, वो भी ट्रांजैक्शन के लिए। रुको ये क्या है? एक टैक्स के लिए नोटिस। इंस्पेक्टर हार्म बताते हैं तुम्हें हमेशा ही एक सॉलिड प्रूफ की जरूरत होती है बैकअप के तौर पे। अब हम लोग तैयार है अंदर जाने के लिए। तो इंस्पेक्टर सिन आगे बढ़ो। इतना सुनते ही जो इंस्पेक्टर सिन होते हैं वो एक रूम में जाते हैं। वो कहते हैं मैं बियॉम्सन टैक्स ऑफिस से आया हूँ, मैं आशा करता हूँ तुम्हारे पास जो टीचर की फंडिंग है वो अच्छे से चल रही होगी। जाने की टैक्स ऑफिस के बंदे को देखकर जो सीईओ होता है वो अपने मुंह से चाय को उगल देता है। वो कहता है इसका मतलब क्या है? और हम लोग देख पाते हैं उसी ऑफिस में सेक्शन चीफ और मैनेजर होते हैं। वो पीछे की ओर देखते हैं। सीन उस रूम में एंटर करता है और कहता है ओ तो यहाँ पे हमारे सेक्शन चीफ और डिप्टी मैनेजर भी है। फैक्ट के तौर पे मैं बता दूं मैं यहाँ पे, लेकिन जो मैनेजर होते हैं वो उसके बात को बीच में काटते हैं और कहते हैं इंस्पेक्टर सिन क्या तुम अपने सीनियर से ऐसे ही बात करने वाले हो? तुमने अभी भी क्या कहा? क्या तुम अपने दिमाग को खो बैठे हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम सुन रहे हो ना? इंस्पेक्टर हार्म कहते हैं बॉस तो तुम्हें एक बॉस की तरह एक्टिंग करनी चाहिए, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सिन कहता है एक क्रिमिनल जो कि सिविल सर्वेंट का टाइटल यूज करता है तुम्हें अपने टाइटल को छोड़ देना चाहिए, चलो हटो मुझे यहाँ पे बैठना है। जो मैनेजर होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं और सेक्शन चीफ मैनेजर को शांत करते हुए कहते हैं बस बहुत हो गया, कट जाओ। मैनेजर अभी भी बहुत ज्यादा ही बोले जा रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं कसम खाता हूँ मैं अपने हाथों से ही तुम्हारे सर को फोड़ डालूंगा। वो सीईओ के बगल में बैठे हैं और कहते हैं ये बच्चा आया कहाँ से है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसे हायर किसने किया? सीईओ आराम से चाय पीते हैं और कहते हैं ये पक्का ही एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होगा जिसके बारे में मैं सुनता आ रहा हूँ। सिन आराम से सोफा पे बैठता है और कहता है ओ प्रॉब्लम चाइल्ड तो कैसा रहेगा, हम लोग आज सब कुछ सेटल कर ले। सीईओ कहता है मेरे बात को ध्यान से सुनो यंग मैन, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं 2 बार सोचता रहा कोई भी काम करने से पहले। सिन उसका जवाब देता है मेरा नाम जेहियोन सिन है और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो इंस्पेक्टर हार्म होते हैं वो एक पेपर को आगे करते हैं। वो कहते हैं कि अब आपको यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए सर। जो सीईओ होता है वो एटीट्यूड में कहता है ये क्या है, मैं इसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे सामने से हटा दो। सिन कहता है ओ अगर ऐसी बात है तो मुझे यह पेपर लिटिल मिस येजी इम को दिखाना होगा, मुझे पता भी नहीं है उनकी जो स्कूल की छुट्टी का बेल है वो अभी तक बजा होगा या नहीं। इस बात को सुनकर जो सीईओ होते हैं वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कमीने अपने मुंह को बंद रखो, मैं इसे देखता हूँ लेकिन अगली बार से तुम अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम नहीं लोगे। और वो गुस्से में ही उस पेपर
पेपर को उठा लेते हैं, वो उस पेपर को पढ़ते हैं, वो कहते हैं क्या 500 मिलियन वॉन, वो भी टैक्स, ये क्या बकवास है। सिन कहता है हाँ ये आपके एक्सपेक्टेशन से काफी कम है, मुझे पता था। वो सीईओ कहता है ये फालतू की बकवास करना बंद करो, सीधा मुद्दे पे आओ। जो सीन होता है वो अपने पावर का यूज करता है, वो सोच रहा होता है ऑफ कोर्स ये जो अमाउंट उस पर लिखा हुआ है वो काफी कम है, तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट है 1.1 बिलियन वॉन। वो सीईओ कहता है वो कोई गिफ्ट नहीं था, वो ट्रांसफर था और मैंने ट्रांसफर टैक्स भरा था। तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, मैंने ट्रांसफर टैक्स भरा था। सिन कहता है ट्रांसफर तभी माना जाता है जब आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं, और आपके केस में आपने कर्ज को रिटर्न किया था, वो भी बैंक को। क्या मैं सही हूँ? वह सीईओ कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरी जो बेटी है वो कर्ज को लौटा रही है, वो भी अपने पैसे से जो वो कमा रही है शॉपिंग सेंटर से। सिन कहता है क्या आप इस बात पे श्योर है कि आप उस पैसे को नहीं भर रहे हैं? सीईओ कहता है हाँ मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है मैं उसके पैसे को भर रहा हूँ तो प्रूफ कहाँ पे है? वो मनी मन सोच रहा होता है मैं विल की लड़ाई में कभी भी नहीं हारने वाला हूँ, मेरे अंदर काफी विल है। सिन कहता है मैंने बिजनेस ओनर का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखा था। सीईओ कहता है तो क्या? वो आगे बताता है जो सेम अमाउंट है लोन रिपेमेंट का वो उनके अकाउंट में जा रहा है। वो सीईओ कहता है 30 साल का लोन है जो कि है 1.3 बिलियन येन, अगर हर साल जोड़ा जाए लगभग मुझे 42 मिलियन येन देने होंगे, और जो शॉपिंग सेंटर का एनुअल इनकम है वो है 108 मिलियन येन। तो ये तो नेचुरल बात है कि जो 42 मिलियन येन है वो मैं आराम से चुका पाऊंगा, मेरी बेटी को इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मनी मन सोच रहे होते हैं मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो एक सिविल सर्वेंट है, एक प्राइवेट टैक्स एजेंट, मुझे शांत रहना होगा जेंटलमैन, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। तभी ये सीन होता है वो एक पेपर को आगे करता है और कहता है इसी कारण मैं एक पेपर को लाया हूँ, आपको ये देखना चाहिए। वो सीईओ कहता है ये क्या है? बगल में ही जो मैनेजर होते हैं वो उस पेपर को देखते हैं, उनके चेहरे पर से पसीने छूट रहे होते हैं। सिन कहता है ये आपकी बेटे के सेकंड बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए, इसमें बार बार 3.5 मिलियन येन हर महीने भेजा जा रहा है, अगर टोटल किया जाए तो 42 मिलियन, वो भी साल का। आप एम्प्लॉय को देने वाली सैलरी अपने बेटी को दे रहे हैं, वो भी खर्च करने के लिए, जबकि आप खुद ही कर्जे में चल रहे हैं। इस बात को सुनकर जो सीईओ होता है उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो एकदम शांत हो जाता है। सिन कहता है मिस्टर इम हम लोग अपना होमवर्क करके आए हैं, मैं अब आपको कुछ समय दूंगा, मुझे एक्सप्लेन कीजिए ये सब कैसे हो रहा है। इस बात को सुनकर जो मैनेजर होते हैं वो काफी गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं क्या तुम अपने बेटी को डायरेक्टली पैसे भेज रहे हो बिना कुछ पूछे हुए? तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हारे पास 2 एक्सपर्ट थे जो कि तुम्हारी मदद कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने से ही सब काम करना था। जो इंस्पेक्टर हाम होते हैं वो कहते हैं जयन तुमने सही काम किया। जो सीईओ होता है वो मैनेजर के कॉलर को पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारे बेटे की मदद की थी जिसमें उसे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में नहीं जाना पड़ा। मैनेजर कहते हैं तुमने उसमें कुछ भी नहीं किया। तभी जो सीन होता है वो पूछता है सर क्या मैं आगे बढ़ूं? इंस्पेक्टर हाम कहते हैं हाँ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। सीन अपने पावर का यूज करता है, वो कहता है ओ तो ऐसा लगता है आपके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं आपको टैक्स इम्पोज करना स्टार्ट करता हूँ। जितने भी एविडेंस हमारे पास है हम लोग आशा करते हैं आप अपने पेमेंट को एकदम टाइम से करेंगे, वो भी एक्यूरेट। वो सोच रहा होता है मैं जीत चुका हूँ, और हम देखते हैं उसका जो टैक्स का स्वॉर्ड होता है वो उस बंदे पे चला देता है। आसपास जितने भी सांप होते हैं वो सब कट जाते हैं, लेकिन जो सीईओ होता है वो अभी भी शांत नहीं हुआ होता है। वो कहता है बच्चे क्या तुम यहाँ पे वन मैन शो देखने के लिए आए हो? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, तुम मुझसे एक्यूरेट और एकदम अच्छे से पेमेंट ले सकते हो, लेकिन उससे मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। हम देखते हैं उसने टेबल के नीचे एक आदमी को कॉल मिला दिया होता है जो कि होता है व्योमसेन पुलिस चीफ। वो सोचता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट किए जा रहे हो बच्चे, बस तुम इंतजार करो। जो दूसरा बंदा होता है वो कॉल उठा देता है। सीईओ कहता है चीफ जी आप कैसे हैं? मैं काफी बढ़िया हूँ। इंस्पेक्टर हम इन सभी चीजों को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं सही में? और यहाँ पे सीन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है वो चीफ जी है कौन। जो मैनेजर होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या चीफ जी? वो भी व्योमसेन पुलिस स्टेशन से? सीईओ कहते हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक रीजन है जिस कारण मैंने आपको कॉल किया है, वो है आपको पता ही होगा मैं सेक्शन चीफ किम जो की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मैनेजर पार्क से बहुत ज्यादा ही करीब हूँ। ऐसा लगता है वो सब फंस चुके हैं। अभी जो सीईओ होता है वो कहता है क्या आपका मतलब क्या है? मैंने गलत नंबर पे कॉल लगा दिया है, मुझे पता है वो चीफ जी है, आप ये क्या कह रहे हैं? हम लोग तो दोस्त है ना। हेलो हेलो। और जो चीफ जी होते हैं वो कॉल को काट देते हैं। सेक्शन चीफ और मैनेजर के चेहरे पर से पसीने छूट रहे होते हैं। वो दोनों कहते हैं क्या यहाँ चल क्या रहा है? तभी जो सीन होता है उसके फोन पे एक मैसेज आता है। वो कहता है क्या टेक्स्ट मैसेज? मुझे ऐसे तो नॉर्मली मैसेज नहीं आते हैं। वो फोन को देखता है जहाँ पर जो सियोन होता है उसने मैसेज किया होता है प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेटर वो आज व्योमसेन टैक्स ऑफिस में रुकेंगे दोपहर के समय। सीन इस मैसेज को पढ़ता है, वो सोचता है तो ये सेक्शन चीफ सियोन ने किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा महसूस होता है हर कोई आदमी तुम्हें सपोर्ट कर रहा हो और वो तुमसे बहुत बड़ा हो। इंस्पेक्टर हम कहते हैं
क्या हम लोग कंटिन्यू करें? जाहियोन हम देखते हैं सीईओ होते हैं वो अभी भी बार बार कॉल मिला रहे होते हैं, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, आप जिस नंबर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो अभी अनअवेलेबल है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। इस बात को सुनकर जो सीईओ होते हैं वो अपने घुटनों पे आ जाते हैं। उनकी जो दुनिया है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। उसका जो ट्रम्प कार्ड था उसने धोखा दे दिया है। हम लोग सीन को देखते हैं जिसमें हाथों में एक तलवार होती है। वो कहता है अपनी बेटी से कह देना कि हम लोग उसके पेमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, हमें टाइम पर और एक्यूरेट पेमेंट चाहिए, समझ गए? सीईओ कहते हैं रुको, मैं तुम्हें 500 मिलियन पे कर दूंगा जरूर, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा है। यह कहते हुए वह एक लिफाफा आगे बढ़ा रहा होता है। सिन उस लिफाफा को लेता है। सीईओ इस चीज को देख के खुश होते हैं। वो कहते हैं हाँ यही तो था। वो सोच रहे होते हैं हाँ मुझे यही करना चाहिए था, इतना ज्यादा रायता फैलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम भी इसे लेके खुश हो जाओ। अभी हम देखते हैं सिन उस लिफाफा को लेकर फाड़ देता है। सीईओ कहते हैं ए, तुम कर क्या रहे हो? नहीं उसमें काफी सारे पैसे थे। अभी सिन कहता है अगर तुम्हारे पास ये सब करने के लिए पैसे हैं तो इसका यूज करके टैक्स भरो। सीईओ कहता है तुम सही में पूरे तरीके से पागल हो। सिन अपने हाथों को सीईओ की तरफ करता है और कहता है इन सियोंग को पर बहुत जल्द ही कार्रवाई होने वाली है क्योंकि उसने टैक्स फ्रॉड किया है, और हाँ अपने एक्सप्लेनेशन को तैयार रखो क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर तुमसे पूछने वाले हैं। और भाई इस समय हम देख पाते हैं वो जो चेक हटा होता है उसमें बहुत बड़ा रकम लिखा होता है, बहुत बड़ा। सीईओ को लग रहा होता है जैसे कि एक मॉन्स्टर उसे खा रहा है और उसके सर के ऊपर जो टैक्स लिखा होता है वो एकदम से खत्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कोई आदमी कहता है क्या तुमने अपने लैपटॉप को पैक कर लिया? जो आदमी पैक कर रहा होता है वो कहता है ये सर सब कुछ तैयार है। हम देखते हैं जो मैनेजर होते हैं और सेक्शन चीफ होते हैं इनका सामान को पैक किया जा रहा होता है। मैनेजर कहते हैं ये हमारी पहली गलती थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सेक्शन चीफ इस पे गुस्सा होते हुए कहते हैं मेरे सामानों को टच मत करो। तभी कुछ आदमी मैनेजर को और सेक्शन चीफ को वहाँ से ले जाते हैं। सेक्शन चीफ कहते हैं मेरे शरीर पर से अपने हाथ को हटाओ, मैं खुद ही चल सकता हूँ। सभी लोग उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं कितनी बुरी बात है, एक टैक्स ऑफिसर को पकड़ा गया है वो भी टैक्स फ्रॉड करते हुए, कितना शर्मनाक है, हमारा ऑफिस का नाम खराब हो गया है। सिन के कंधों पे कोई हाथ रहता है। वो कहता है इंस्पेक्टर सिन, और इंस्पेक्टर का मतलब है एक एवरेज लेवल 7 का सिविल सर्वेंट। वहाँ पे सुपरिटेंडेंट आगे होते हैं और वो मुस्कुराते हुए सिन की ओर देखते हैं। फिर हम देखते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफिस का सीन। सुपरिटेंडेंट सिन को एक कैंडी ऑफर करते हैं। वो कहते हैं यह रेड गिंसन फ्लेवर है, इसे ट्राई करना चाहिए, हमें काफी पसंद आएगा। सिन उस कैंडी को लेता है। वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सोच रहा होता है यहाँ पे सभी को कैंडी काफी ज्यादा पसंद है। तभी सुपरिटेंडेंट कहते हैं तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। इंस्पेक्टर हम कहते हैं हाँ मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, अगर मुझे पहले से पता नहीं होता कि एक न्यूबी है तो मुझे विश्वास हो जाता था कि ये आदमी 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हुआ है, इसने काफी बढ़िया से सिचुएशन को हैंडल किया है। सिन की नजर इंस्पेक्टर हम पे जाती है। वो सोच रहा होता है सेक्शन चीफ यहाँ पे क्या कर रहे हैं और वो कब यहाँ पे है। सुपरिटेंडेंट सिन के पास जाते हैं और कहते हैं सेक्शन चीफ टीम वो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ मिले हुए थे, वो जैसे ही ऑफिस में आए उसके बाद से किसी ने भी उनको टच नहीं किया क्योंकि सभी को पता था इनका जो कनेक्शन है वो एकदम टॉप पे है और कोई भी उन्हें परेशान करता था तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता था। इंस्पेक्टर हम कहते हैं तुम्हें विश्वास नहीं होगा उन्होंने कितने टैक्स इन्वेस्टिगेटर को यहाँ से निकाल दिया और करप्ट कर दिया, लेकिन तुमने मैनेजर पार का और उनका अच्छा से ख्याल रखा। सीन इस बात को सुन के हंसता है। सुपरिटेंडेंट कहते हैं लेकिन उसकी तरह काफी लोग हैं, इसी कारण सेक्शन चीफ हम और मैंने एक प्लान बनाया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ एक टीम बनाए और जितने भी लोग हैं जितने भी ऑफिसर है जो कि करप्ट हो चुके हैं उन सभी को नौकरी से निकाल दिया जाए। सीन इन बातों को सुनता है और कहता है सर मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मैं थोड़ा भी स्पेशल नहीं हूँ। मेरे जो फादर है वो बहुत पहले ही गुजर गए हैं और मेरी मदर काफी समय से बीमार है, मुझे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा था यहाँ तक आने के लिए। सभी चीज को कंसीडर करते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं इस कारण नहीं आया हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, मैं सभी करप्टेड सिविल सर्वेंट को निकाल दूंगा। इंस्पेक्टर हम सिन के कंधों पे हाथ रखते हैं और कहते हैं यही चीज तुम्हें स्पेशल बनाती है। इंसान का जो स्ट्रगल होता है वही उसे सही रास्ता दिखाता है। तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, ये बात तुम भूलना मत। हम लोग ये श्योर करेंगे कि तुम्हारे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा और तुम अपने काम को एकदम स्मूथली कर सको। सिन कहता है सर ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो भी काम करूंगा उसमें काफी सारा रायता फैलने वाला है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिएगा। सुपरिटेंडेंट कहते हैं ऐसा लगता है अब मेरी बारी आ चुकी है जब मैं दिखा सकूं मैं कितना ज्यादा कैपेबल हूँ। मुझे बताना तुम्हें किस डिपार्टमेंट में सबसे कम काम करना पड़ेगा और क्राफ्ट ऑफिसर को तुम पकड़ सकोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसमें से काफी डरावना और रिलीज हो रहा होता है। ओ तो तुम ही हो वो नए बंदे जिसे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आ जाना था। सिन कहता है ये सर आपने सही कहा। वो मन ही मन सोच रहा होता है इन्वेस्टिगेटर म्योंग जुंग किम, क्या मैं सही में इन पर विश्वास कर सकता हूँ। वो अपने पावर का यूज करता है और कहता है चलो देखते हैं। वो उनके सर पे देखता है जहाँ पे एक भी नंबर नहीं होता है। जो इन्वेस्टिगेटर टीम होते हैं वो काफी कंफ्यूज होते हैं। सीन उन्हें देखते हुए सोच रहा होता है ये पूरी तरीके से साफ है, ऐसा लगता है इन्होंने एक भी टैक्स फ्रॉड नहीं किया है। इन्वेस्टिगेटर किम कहते हैं जहियोन सिन यही नाम है तुम्हारा? किम कहता है यस सर। इन्वेस्टिगेटर कहते हैं ठीक है मेरा पीछा करो। वे सब एक रूम में आते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो अपने सीट पे बैठते
देखते हैं और उनके सामने ही एक औरत होती है। इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, हाँ मुझे समझ में आ गया है, तुम यहाँ पे एक टैक्स फ्रॉड केस को रिपोर्ट करने आई हो। सिन इस सिचुएशन को देखता है और सोच रहा होता है ये मुझे पहले ही केस में ले आए हैं बिना कोई ट्रेनिंग करवाए हुए। इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, मिनजी चॉय, तुम्हारा नाम यही है ना, तुम्हारी जो पहचान है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्या हम लोग अपने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करें? मैम जो चॉय होती है वो कहती है, यस सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर इस बात को सुनते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, तो चलो शुरुआत करते हैं। और यह कहते हुए वो अपने फोन के रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देते हैं। सिन सोच रहा होता है शायद ये मेरे लिए एकदम अच्छा मौका होगा, ये मेरा एक चांस हो सकता है जिसका मैं फायदा उठाऊंगा। से मैं जो जीवन है वो स्टार्ट होता है जिसमें मैं हर एक इंसान को पकड़ूंगा जिसने भी टैक्स फ्रॉड किया है, और ये शुरुआत होता है आज से।